हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में पिछली क्लास में कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग को बच्चों फंक्शन पढ़ना है। क्लास 11th में हमने आपको बताया था कि रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सपोज दैट आर कोई रिलेशन है और अगर वो सेट ए पर डिफाइंड है तो आर जो होता है वो आपका सबसेट और इक्वल होता है ए क्रॉस ए के। और ए क्रॉस ए जैसे ही हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो जो इनके एलिमेंट होते हैं वो हमको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिलते हैं। यानी कि आर आपका किस तरीके से होगा कि आर इज सच दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ x are y where x is element of A and y is element of B। तो ये जो है आपका रिलेशन हो गया। अब हमने आपको एक स्टेटमेंट बताया था क्लास 11th में कि जितने भी रिलेशन फंक्शंस होते हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। फंक्शन से आप क्लास 11th में परिचित हैं, तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताएंगे कि कोई रिलेशन f यानी कि अभी f कोई रिलेशन है और अगर वो किसी सेट A पर डिफाइंड है, A कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो या अगर हम कहें कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन है, A एंड B आर टू डिफरेंट एंड नॉन एम्प्टी सेट, यानी A और B दो अलग अलग समुच्चय हैं और अरिक्त समुच्चय यानी कि इनके पास कुछ अवयव हैं, तो A का प्रत्येक अवयव जो है B के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। यानी कि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में कहते हैं तो किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे आपको डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं तो आप मान लीजिए ये सेट A है, ये सेट B है, F फंक्शन है और ये मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं, तो A का प्रत्येक अवयव B के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। यानी अगर ये इस तरीके से तो अद्वितीय नहीं रहा, आपके दो दो एलिमेंट से संबंधित दिखाई दे रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अद्वितीय दो तरीके से संबंधित हो सकते हैं कि अगर ये सेट है, ये सेट B है, तो या तो आपका इस तरीके से हो और जो दूसरा है वो इस तरीके से हो, तब भी हम इसको कह सकते हैं कि A का प्रत्येक अवयव B के किसी अद्वितीय अवयव, अद्वितीय मतलब सिर्फ एक एलिमेंट से ही संबंधित हो सकता है। और जब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे इस केस को छोड़ करके, अगर हम इसको केस 1 मान लें और ये केस 2 और केस 3, तो केस 1 में हम क्या देखेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है जो आप ये जो डायग्राम 2 आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि A का प्रत्येक अवयव B के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है, और तीसरे में भी आप क्या देख रहे हैं कि A का प्रत्येक अवयव B के किसी अद्वितीय अवयव से ही संबंधित है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो है दो ऑर्डर्ड पेयर का जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो क्लास 11 का भी वीडियो आप लोग देखेंगे, वहां से भी रिकॉल कर लेंगे, और फंक्शन की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि फंक्शन, कोई रिलेशन फंक्शन तभी बनता है अगर वो किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में परिभाषित है। तो समुच्चय A यानी कि जो A का जो प्रत्येक अवयव होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट सेट है और जो सेकंड सेट है, तो सेकंड सेट के किसी अद्वितीय या स्पेसिफिक एलिमेंट से ही रिलेटेड
होगा। और जब हम इसको ग्राफ में अगर हमें बताना हो कि कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ पे हम एक y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है तो दिस मीन्स क्या होता है कि दिया गया जो ग्राफ है वो एक रिलेशन को डिफाइन करता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों क्लियर हो गई होगी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दो तरीका देखा, तो यही आगे चल करके इसी की बेसिस पे हम फंक्शंस के टाइप पढ़ेंगे। तो फंक्शंस को आप ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी अगर उसके एलिमेंट है तो आप ये ध्यान देंगे कि किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। और अगर आप परिभाषा पूछेंगे तो उसकी परिभाषा ये होती है कि कोई फलन या कोई भी संबंध फलन तब कहलाता है कि जिन दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर वो परिभाषित है, अगर किसी का उसके कार्तीय गुणनफल के प्रथम जो समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है तो दिया गया संबंध जो है आपका फलन कहलाता है। परिभाषा आप लोग किताब से देख लेंगे अगर एकदम वर्ड टू वर्ड जाननी है। और अब इसमें हम लोग जिस तरीके से संबंध में हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालते थे, उसी तरीके से फंक्शन में भी रेंज आपकी सबसे पहले डोमेन, रेंज और कोडोमेन होती है। जो आपका अगर मान लीजिए फंक्शन किन्हीं दो सेट्स पे डिफाइन है तो जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का या आप जो कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट सेट होता है उसके सभी एलिमेंट जो है आपके डोमेन कहलाते हैं। जहां पर उनकी इमेज गिरती है, यानी कि जिस सेट से अब आप देख सकते हैं कि इसके प्रत्येक अवयव सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो जो एलिमेंट किसी एलिमेंट की इमेज है या किसी अवयव से संबंधित हैं, से संबद्ध हैं, तो वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो होता है वो आपका रेंज कहलाता है। और रेंज जिस सेट की सबसेट होती है वो आपकी कोडोमेन कहलाती है। तो आई होप आप लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। और अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम लोग निकालना चाहें तो अगर मान लीजिए हमारे पास कार्तीय गुणनफल का समुच्चय है और उसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है का कलेक्शन जो होता है वो आपका डोमेन कहलाता है। जो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन होता है वो आपका रेंज कहलाता है। और रेंज जिस सेट, यानी कि अगर मान लीजिए जरूरी नहीं कि सेट बी, मान लीजिए आर आपका या फंक्शन है आपका सबसेट है ए और बी का, तो जरूरी नहीं है कि ए के सभी एलिमेंट डोमेन हो। जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे, क्योंकि एफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसेट और इक्वल है, जरूरी नहीं कि बराबर हो, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सब एफ के अंदर बिलोंग करें। जितने एलिमेंट एफ से बिलोंग करेंगे या एफ के सेट में आएंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम डोमेन बोलते हैं और उनके सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। और यहाँ पर जो पूरा सेट बी होगा, यानी आपकी जो रेंज होती है जिस सेट की सबसेट होती है वो सेट जो होता है आपका कोडोमेन कहलाता है। अगर यहाँ पर दिया है तो आपका सेट बी हो जाएगा। और जब क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहता है तो नंबर सिस्टम के जिस भी सेट के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन होता है वो आपका कोडोमेन कहलाता है। ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 12 में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली जो आपके टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, अगर हम इंडिविजुअल फॉर्म में देखें तो 4 तरीके के होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक फंक्शन को हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे और उनके नाम से भी समझेंगे। सबसे पहले आपका जो टाइप ऑफ फंक्शन, या इसको हम मैपिंग भी, आपको पता है फंक्शन और मैपिंग बोथ आर सेम। तो 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं एकैकी। हिंदी में अगर आप इसको देखेंगे तो एकैकी फलन। जहां पर मान लीजिए ये कोई दो सेट हैं आपके ए बी, एफ कोई फंक्शन है या मैपिंग है, अगर
इस तरीके की कंडीशन रहती है, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी के सिर्फ और सिर्फ एक अवयव से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अद्वितीयता जो होती है वो रेंज के लिए होती है, यानी कि डोमेन जो होता है किन्हीं दो एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, लेकिन यानी कि एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती है, लेकिन दो डोमेन की एक रेंज हो सकती है। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में बताया था, जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं वहां पर आप सपोज दैट एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर भी आपका 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी आपका 4 होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको -2 कर दें और 2 कर दें और तो ये 4 हो, तो ये दोनों चीजें आपकी एक पर ही जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देना है कि एक डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती है, यानी एक एलिमेंट की दो शैडो, हम जो रेंज वाला सेट होता है उसको हम प्रतिबिंब यानी इमेज सेट भी कहते हैं, हिंदी में उसको हम प्रतिबिंब समुच्चय बोलते हैं। तो एक का दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, एकाकी में क्या होता है कि अगर F कोई मैपिंग है A से B में, तो जब A का प्रत्येक अवयव B के किसी अद्वितीय अवयव से साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एक अवयव से संबद्ध होता है, तब जो ये प्रतिचित्रण होता है, मैपिंग को हिंदी में प्रतिचित्रण बोलते हैं, इसको हम एकाकी प्रतिचित्रण या एकाकी फलन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको 1-1 मैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है मेनी वन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बहुएक। बहुएक में आप क्या होता है कि मान लीजिए F कोई मैपिंग है फ्रॉम A टू B, तो एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसे जरूर होने चाहिए जिनकी इमेज जो है वो आपकी एक हो। तो ये जो मैपिंग आप देख रहे हैं, ये जो है क्या कहलाती है, बहुएक प्रतिचित्रण कहलाती है, मेनी वन मैपिंग कहलाती है। नेक्स्ट है इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग को हम हिंदी में सपोज दैट F कोई मैपिंग है A से B में, तो इनटू मैपिंग क्या कहलाती है, ये आप देख सकते हैं कि अगर A का प्रत्येक अवयव B के किसी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन B के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो और साथ ही साथ B में एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होगा एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो किसी भी क्या कहते हैं ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, यानी कि एक जो है यहाँ पर एलिमेंट जो होगा कि वो किसी की भी इमेज नहीं होगा। इसको हम हिंदी में अंतरक्षेपी बोलते हैं। अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण बोलते हैं। और जो चौथे नंबर पे है वो है हमारा ऑनटू मैपिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण या आच्छादक फलन। सपोज दैट आपका F कोई मैपिंग है फ्रॉम A टू B में, तो यहाँ पर B में कोई भी एलिमेंट जो है आपका वैकेंट नहीं होना चाहिए, कि समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी न किसी अवयव की इमेज जरूर होना चाहिए। फिर से हम लोग एक बार इसको रिवाइज करें, क्योंकि अब जो हम लोग 4 टाइप की मैपिंग पढ़ेंगे वो इन चारों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनती है। तो इनिशियली जो मैपिंग होती है वो आपकी 4 टाइप की है। अगर हम अलग अलग से देखें, फिर से आप देखेंगे 1-1 मैपिंग। यहाँ पर अगर F कोई मैपिंग है फ्रॉम मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम A टू B,
तो यहाँ पर ए का प्रत्येक अवयव बी के सिर्फ और सिर्फ एक अवयव से ही संबद्ध होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं 1-1 करेस्पॉन्डेंस होती है, यानी कि यहाँ पर आपकी रेंज डोमेन भी यूनिक है और रेंज भी यूनिक है। नेक्स्ट है आपका मेनी वन। यहाँ पर क्या होता है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऐसे जरूर होने चाहिए जिसमें कि जिनकी जो इमेज हो वो एक ही हो। स्क्वायर फंक्शन इसका एक टाइप है, क्यूब फंक्शन आप जैसे जैसे और पावर बढ़ाते जाएंगे तो इस टाइप के फंक्शन क्या होंगे, या मॉड्यूलस फंक्शन में भी आप जैसे मान लीजिए -1 लेते हैं तब भी उसकी वैल्यू +1 आती है, और अगर आप +1 लेते हैं तो भी उसकी वैल्यू आपकी +1 आती है। तो यहाँ पर मेनी वन में क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1-1 करेस्पॉन्डेंस थी, और मेनी वन में क्या है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट जरूर ऐसे होने चाहिए जिनकी इमेज एक ही हो। नेक्स्ट है आपकी इंटू, और इसको बहु एक बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है आपकी उसको हम बोलते हैं इंटू मैपिंग, यानी कि अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। और अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण का मतलब ये होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी से तो आपका रिलेटेड है ही, और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बी का एटलीस्ट एक, यानी कि इमेज सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट वैकेंट छूटा हुआ है और वो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट वन है आपका आच्छादक फलन, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। और ऑन टू मैपिंग में क्या होता है कि बी का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यानी कि वो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं जो एकाकी प्रतिचित्रण होता है, यानी 1-1 करेस्पॉन्डेंस भी आपकी 2 तरीके से हो सकती है। 1-1 इंटू, यानी कि अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, 4 टाइप के फंक्शन और इनसे मिलकर के बनेंगे, लेकिन हम एक बार समझने की इसी डायग्राम से कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जो एकाकी प्रतिचित्रण होता है वो भी आपका 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? 1-1 इंटू और 1-1 ऑन टू, यानी कि इसको हम बोलते हैं एकाकी अंतरक्षेपी और एकाकी आच्छादक। यानी कि 1-1 मैपिंग भी आपकी 2 तरीके से हो सकती है। एकाकी अंतरक्षेपी, अब एकाकी की परिभाषा के हिसाब से क्या होता है कि प्रत्येक अवयव सिर्फ और सिर्फ 1-1 करेस्पॉन्डेंस होगी, यानी ए और बी के बीच में 1-1 करेस्पॉन्डेंस होगी। लेकिन अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण क्या कहता है कि बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के किसी भी जो है एलिमेंट की इमेज ना हो। तो इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं कि ये जो डायग्राम है वो आपका 1-1 इंटू को शो करता है। नेक्स्ट है 1-1 ऑन टू। दोनों ही कंडीशन, जब हम 2 मैपिंग्स को मर्ज कर रहे हैं, उनको मिला रहे हैं, तो दोनों की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 1-1 मैपिंग आपकी क्या कहती है कि ए और बी के बीच में 1-1 करेस्पॉन्डेंस हो, 1 डोमेन एंड 1 रेंज, यानी यूनिकनेस ऑफ डोमेन एंड रेंज बोथ। और अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण यानी इनटू मैपिंग आपकी क्या कहती है कि जो इमेज सेट है उसका एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर ऐसा खाली छूटना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। नेक्स्ट वन है आपका सपोज दैट एफ इज अगेन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अब 1-1 करेस्पॉन्डेंस आपका क्या कहता है कि एक अवयव के साथ सिर्फ और सिर्फ एक अवयव संबंध होना चाहिए। और ऑन टू मैपिंग आपकी क्या कहती है? आच्छादक फलन आच्छादकता को शो करती है। दिस मीन्स कि बी का कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं छूटना चाहिए जो किसी सेट ए के एलिमेंट की इमेज ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपका 1-1 ऑन टू होता है इसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। आप लोग इसको बाइजेक्टिव टर्म भी सुनेंगे जब अभी हम आप लोग को मैपिंग को डोमेन, रेंज और कोडोमेन से कंपेयर करके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब ये आपका और क्लियर होगा। यानी कि 1-1 ऑन टू जो है उसका एक नाम और है बाइजेक्टिव मैपिंग। ध्यान से देखिएगा, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 1-1 मैपिंग आपकी कहती है कि एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट
से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो इसकी इमेज जो है सब यूनिक है। और ऑन टू मैपिंग कहती है कि बी में कोई भी एलिमेंट आपका वैकेंट नहीं छूटना चाहिए, जो किसी भी सेट ए के मतलब किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर हो। तो इसी तरीके से हम लोग जो मेनी वन मैपिंग होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, मेनी वन इनटू एंड मेनी वन ऑन टू। इसको जिस तरीके से हमने वन वन मैपिंग को इनटू और ऑन टू के साथ मर्ज किया है, उसी तरीके से अब जो है हम मेनी वन को इनटू और ऑन टू दोनों मैपिंग के साथ में मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर मेनी वन से आपका अब आपका ये 5 और ये 6, अब दो मैपिंग इसी से आप लोग और पढ़ेंगे 7 और 8। ये है आपका मेनी वन इनटू एंड मेनी वन ऑन टू। इसको हिंदी में बोलेंगे बहु एक अंतरक्षेपी, और इसको बोलेंगे बहु एक आच्छादक। यहां पर भी दोनों कंडीशन आप देख लेंगे, ये F है A और B से रिलेटेड, तो एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो एक ही से हो, और साथ ही साथ एक एलिमेंट जो है आपका वैकेंट छूटना चाहिए। तो ये आपका हो गया बहु एक अंतरक्षेपी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आप लोग को ये जो 8th मैपिंग है वो पढ़ाएंगे, और उसके बाद इनकी डोमेन और रेंज और कोडोमेन का बिहेवियर कैसा होता है ये बताएंगे। थैंक यू।